तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटोन पेन नेम फोटोन है। स्वागत करता हूँ आपका प्लैंक्स फिजिक्स चैनल में। तो एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। हम यहाँ पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का तो जितना भी ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है ना, पूरे भारत में जितना भी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ना, एशियन यूनिवर्सिटीज़ में भी या बाहर का भी जहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ाई जाती है वो सारा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूपीएससी जियो फिजिक्स का सिलेबस भी और CSIR जेस्ट और टिफर का भी जो भी सिलेबस होता है सारा चीज़ मैं यहाँ पे लेक्चर बाय लेक्चर वाइज कवर करूँगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि जो NPTEL है, NPTEL के कोर्सेज़ आप यूट्यूब का चैनल आपने देखा होगा, NPTEL का गवर्नमेंट चैनल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया है ना कि एक NPTEL से भी थोड़ा सा बेहतर वे में आपको बता सके, एक ना एक थोड़ा सा देसी टच दे सके आपको, ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो पहला टॉपिक हम अपना कवर कर चुके थे, क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन एटम। आज हमारा दूसरा टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने ऑर्बिट में। तो ये मान लीजिए, देखो जैसे मेरा यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा सा निब को कम कर लेता हूँ। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अ माइन्यूट करंट लूप एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये रिवॉल्व कर रहा है इस लूप में, इस ऑर्बिट में लूप कर रहा है। और हम जानते हैं कि करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो इस लूप में ये लूप किस तरीके से बिहेव करेगी, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगी। अब करंट कैरिंग लूप किस तरह काम करती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करती है। ठीक है, तो इट थस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो हमारे पास देखो करंट कितना होगा लूप में, हम जानते हैं I = Q/T, 10th से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। क्यों यहाँ पे मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन मैंने लिया तो क्यों एक्चुअली में होता है क्या, Ne होता है। Q = Ne हमारे पास होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और E क्या होता है हमारे पास, चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया। T हमारे पास होगा टाइम पीरियड, इस पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, रिवॉल्व करने में, जो रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगा है, ये हमारे पास हो गया T। तो T क्या है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, हम ये सब जानते हैं कि देखो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2πr, और किस स्पीड से किया है, ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी v। तो टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते हैं, 2πr अपॉन में v। अब ये टाइम का वैल्यू उठा गए यहाँ पे रख दो आप सीधा, तो हमारे पास करंट कितना आ गया लूप में, EV अपॉन में 2πr। देखो 2πr अपॉन में v होता है ना, v ऊपर चला गया है। जब यहाँ पे हम 2πr रखेंगे ना और फिर अपॉन में v यहाँ पे हमारे पास ऊपर चला गया। तो ध्यान रखना, ये करंट आ गया लूप में। तो जो ऑर्बिटल लूप है, ऑर्बिटल हमारे पास है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो साथ साथ एग्जाम में यदि ये चीज़ पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे और पूछे ऑर्बिट में कितना करंट होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जैसे मैंने बताया, जो करंट लूप है इट विल बिहेव या इट विल इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब यदि वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रही है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। ठीक है, ये भी हम, अब देखो 12th में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी फिजिक्स में ही कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखो मैग्नेटिक ऑर्बिटल, तो क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लूप जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और ये चीज़ जानते हैं, मान लो देखो ये सपोज मेरे पास कोई करंट लूप है, इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना, आपने देखा होगा काफ़ी जगह M से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने μL से डिनोट किया है। L का मतलब ऑर्बिटल से है यहाँ पे। ठीक है,
तो एल ऐसे हमारा सब सेल डिनोट करता है, समझ में। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास होता है करंट इनटू में एरिया। इस लूप में जितना करंट फ्लो कर रहा है और इस लूप का एरिया। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, म्यू एल इज इक्वल टू आई ए। अब दूसरा बात आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, हम करंट का वैल्यू उठा के, आपने सीधा करंट का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो करंट का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ई वी अपॉन में 2πr। एरिया कितना होगा, सर्कुलर लूप एज्यूम करके चलेंगे हम, तो πr स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर 2 आर है, 1 आर कट गया, तो कितना आ गया, ई वी आर अपॉन में 2, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो ये ऑर्बिटल मैग्नेट, अब हमने देखो ये तो मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल लिया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल लिया, अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पे लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको क्या, किससे क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एल इज इक्वल टू एम वी आर होगा, ये चीज़ हमने भोर ने भी बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है कितना होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2π होता है। नहीं तो देखो एल इज इक्वल टू एम वी आर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर क्रॉस के पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी को क्या होगा, एम इंटू में वी, ठीक है। तो देखो रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारे पास रेडियस है और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, एम वी आर साइन 90 डिग्री आ जाएगा, और एन कैप, ठीक है। ये वेक्टर आ गया। तो देखो मैग्नीट्यूड तो साइन एन डी की वैल्यू तो 1 होता है, तो एल का मैग्नीट्यूड तो खाली एम वी आर आएगा ना हमारे पास, तो ये सीधा आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो एल हमारे पास क्या आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, एल इज इक्वल टू एम वी आर आ गया। ये सेकंड और फोर्थ इक्वेशन थी, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। देखो म्यू एल अपॉन में एल करेंगे, ई वी आर अपॉन में 2 है, इससे डिवाइड करेंगे एम वी आर से, एम वी आर से डिवाइड किया, वी आर से वी आर कट गया, हमारे पास देखो क्या बचा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान रखना ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, किसका रेशियो किसके साथ है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, ई अपॉन में 2m। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। तो रेशियो ध्यान से देखना, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन के लिए एम मास कांस्टेंट होता है, ई चार्ज उसका हमें पता ही होता है। तो अब और इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो उसके लिए ना इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एन इज इक्वल टू 1 सेल में हो, एन इज इक्वल टू 2 में हो, किसी में भी हो, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, ध्यान रखना, तभी मैग्नीट्यूड और लिखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, ई अपॉन में 2m, ये कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को, इसी रेशियो को हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, या इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटो मैकेनिकल रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधा आपसे उठा के पूछ लेगा कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखो मैग्नेटिक फॉर्म में हम इस चीज़ को कैसे, वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना। देखो ये मेरे पास एल डिनोमिनेटर में, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, आ जाएगा। तो देखो म्यू एल मेरे पास कितना बचेगा, म्यू एल आ जाएगा ई अपॉन में 2m एल आ गया। अब मैं वेक्टर फॉर्म में जब इस चीज़ को लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में मेरे पास सारी देखो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा 2m, तो ये मेरे पास एल वेक्टर आ गया। तो ये चीज़ मुझे लिखनी पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में। वही चीज़ मैंने देखो यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में लिखी है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया, एक लेटर लिखा गया GL। GL देखो क्या होता है, GL देखो मेरे पास जो होता है, GL को बोलते हैं हम ऑर्बिटल जी फैक्टर। क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल जी फैक्टर। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या होता है। माइनस साइन देखो यहाँ पे हमें क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है, देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है किसके, एंगुलर मोमेंटम की। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले जो बनाया था ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पे।
अब उससे भी पता चल रहा है। अब देखो ना, आपको इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो आप अपना राइट हैंड लीजिए और जिस डायरेक्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए राइट हैंड की, और थंब आपको दिखेगा ऊपर की तरफ। तो थंब की जो डायरेक्शन है ना, ये किसकी डायरेक्शन होगी मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और वहाँ पे देखो म्यूल के सामने माइनस साइन लग रहा था, इसका मतलब है म्यूल की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के क्या होगी, अपोजिट होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। तो इसी वजह से देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के को नीचे की तरफ बनाया गया। तो एल और म्यूल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी पीछे पूछा गया है, डायरेक्शन इनके बारे में पूछी गई है कि इन पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, ये 30 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री एंगल होता है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो माइनस साइन मैंने बता दिया, माइनस साइन मीन्स डेट म्यूएल इज द अपोजिट डायरेक्शन टू म्यूएल। जीएल का वे, हाँ अब ध्यान से देखना जीएल क्या है, जैसे मैंने जी बताया, जीएल क्या होता है, ऑर्बिटल जी फैक्टर है ये। क्या है ये, ऑर्बिटल जी फैक्टर है। अभी जी फैक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने ये निकाला क्या था, हमने निकाला था ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। जब हम और पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं, हम निकालते हैं प्रोटॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, हमारे पास और भी पार्टिकल्स हैं उनका जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, न्यूक्लियस का निकालते हैं, तो वहाँ पे ना देखो क्या होता है, E/2m, ये चीज़ें तो आती है, इनके साथ साथ यहाँ पे एक वैल्यू आती है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इस हमने देखा कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अब मान देखो मैं चीज़ को ना ऐसे समझाता हूँ, मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल क्या है, एक्स है, समझ में आया। तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट मान लो, देखो मेरे पास ये आया, ठीक है, ध्यान से देखना, मान लो उसका ये आया। एक और पार्टिकल मेरे पास है, मान लो वाई है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, -3E/2m, मान लो ये आया, एज्यूम करके चलो, मैं बता रहा हूँ। ऐसे हमने बहुत सारे पार्टिकल्स का जब हमने निकाला ना, तो ये चीज़ तो सेम आती है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है और यहाँ पे अलग अलग आता है, तो ये चीज़ तो सेम आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये किस ऑर्बिट में हमारे पास जो भी पार्टिकल है ना, वो कहाँ पे किस ऑर्बिट में किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, उस पर निर्भर ये चीज़ करती है। तो इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, सबको यूनिवर्सल सिमेट्रिक लाने के लिए ना, इस चीज़ को हमने क्या मान लिया, जी फैक्टर मान लिया। देखो जी फैक्टर पे ना एक अलग से टॉपिक है, मैं वहाँ भी इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे जैसे मैं कह सकता हूँ, ये जी का वैल्यू यहाँ पे मैं 1 मान लूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, समझ में आया। ये किसी और पार्टिकल के लिए हो सकता है। तो जी एल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखना। और जी क्या है, ऑर्बिटल जी फैक्टर होता है ये, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया होगा ना तो कोई बात नहीं, देखो ये आगे भी आएगा, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। मैं फिर से एक बार चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। देखो मान लो कोई मेरे पास एक और पार्टिकल है, जेड पार्टिकल आ गया, मान लो यहाँ पे मेरे पास -7/2m एल कुछ आ रहा है, समझ में। देखो ये चीज़ तो सेम आ रही है, ये चीज़ अलग अलग आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो देखो इन XYZ पार्टिकल सभी का मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, ये वाला मान लो, बना दिया नहीं बना दिया। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करनी होगी, देखो मान लो मुझे एक्स पार्टिकल की बात करनी है, तो जी का वैल्यू जेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मुझे वाई पार्टिकल की वैल्यू बात करनी है, तो जेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। मुझे जेड पार्टिकल की बात करनी है, जेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो एक सिमेट्रिक वे में बताने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो जीएल क्या है, ऑर्बिटल जी फैक्टर है, एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। तो ये फॉर्मूला भी आपको देखो याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास देखो क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला है हमने, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो हम आगे मैं पढ़ाऊंगा जब इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करेंगे। देखो ये तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए भी डाइपोल मूवमेंट अलग होता है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये क्या है, ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट। और मुझे स्पिन डाइपोल मूवमेंट निकालना हो तो उस केस में कुछ नहीं करना,
क्या करेंगे, एल की जगह एस आ जाएगा, माइनस जी एल आएगा, वो जी एल नहीं जी एस आएगा, स्पिन की बात कर रहे हैं, ई अपॉन में यहाँ पे 2m हो जाएगा, ठीक है ना, मास होगा पार्टिकल का, और यहाँ पे मेरे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो इस सिमेट्रिक वे में मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस चीज़ के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया, ठीक है। बात करते हैं अब, देखो बोर मैग्नेटन की क्या होता है, ठीक है। अब देखो बोर मैग्नेटन देखो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हम जानते हैं। तो देखो जो पहले एस ऑर्बिटल जो होता है ना, उसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। तो पहले ऑर्बिटल में यानी एस ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है ना, उसे ही हम बोर मैग्नेटन बोलते हैं, मैग्नेटन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को देखो समझते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली हम जानते हैं, तो परमिटेड स्केलर वैल्यूज होती है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, वो ये होती है, ठीक है ना। एल का वैल्यू 0 1 2 3 ये सब हो सकता है। तो पर्टिकुलर एल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए ना, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैग्नीट्यूड, हमने देखो ऊपर ये पढ़ा था कि हम म्यू एल इजिकल टू ई अपॉन में 2ml होता है। मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, ध्यान रखना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये एल का वैल्यू उठा के मैंने देखो यहाँ पे रख दिया, √L ब्रैकेट L+1 एच कट, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखना, ये एच कट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो ई एच कट अपॉन में 2m, ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ई एच कट अपॉन में 2m को मैंने क्या लिख दिया, म्यू बी। अब देखो ये जो म्यू बी है ना, इस अभी फॉर्मूला तो मेरे पास देखो ये चीज़ बन गया, ठीक है। अब देखो ये म्यू बी है क्या, ई एच कट अपॉन में 2m, एच का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन में 2 पाई, तो 4 पाई m होगा, इसी को बोर मैग्नेटन बोलते हैं, समझ में इस कांस्टेंट को। अब देखो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ ये, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, एच आ जाएगा 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड आ गया, 4 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, काट पीट के ना इनको, कितना आएगा मेरे पास, म्यू भी जो है कितना आएगा, 9.27 × 10⁻⁻24। देखो ये वैल्यू भी ना तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू भी पूछी गई है। देखो मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार इसरो का पेपर था साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो उसमें ये इसका वैल्यू पूछा गया था, ठीक है ना, बोर मैग्नेटन का। ओ तो इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। तो म्यू भी कितना होता है, 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट किसका होगा, क्योंकि ये तो नंबर है, इसका होगा। देखो म्यू एल हमने सिंपल सा यूनिट में निकाल के बताता, देखो म्यू एल आई क्रॉस ए भी तो था हमारे पास, है ना, किसी भी लूप के लिए। तो करंट को तो हमने एम्पियर में लिख लिया, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिख लिया, तो ये देखो उसका यूनिट आ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं मीटर की स्क्वायर क्या लिख दिया। तो ध्यान रखना तुम्हें बोर मैग्नेटन का ये वैल्यू। अब देखो बोर मैग्नेटन को डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे मैंने जैसे बताया था तुम्हें, देखो उसको वेक्टर फॉर्म में भी मैं बता दी, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो हमने लिख लिया ना ऊपर, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बोर मैग्नेटन के बीच में रिलेशन आ गया। हमें वेक्टर फॉर्म में इनके बीच में रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, -GL ब्रैकेट E अपॉन में 2m, L हो गया, L वेक्टर आ गया। तो देखो ऊपर नीचे मैंने एच कट की मल्टीप्लाई करी, नीचे भी, तो देखो ई एच कट अपॉन में 2m, इसको इस चीज़ को क्या लिख लिया मैंने, म्यू भी लिख लिया, बोर मैग्नेटन लिख लिया, और ये एच कट नीचे आ गया मेरे पास, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। देखो ये एच इधर ले गया ना मैं, ई एच कट अपॉन में 2m, इसी को म्यू भी लिख लिया, ये एच कट यहाँ लिख लिया, तो देखो आ गया नहीं आ गया रिलेशन, समझ में आया। तो देखो ये किसके ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने लिखा था, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। म्यू एल देखो क्या, देखो एच कट का वैल्यू क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई, तो यहाँ मैं देखो एच लिखूंगा अपॉन में 2 पाई, 2 पाई ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे आ गया ना 2 पाई में भी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्म है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो डिफाइन देखो कैसे करेंगे इस चीज़ को, बोर मैग्नेटन को। मैंने देखो इसका डेफिनेशन तो मैं पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। देखो
इट इज़ डिफाइंड, बोर मैग्नेटन क्या होता है एक्चुअली में, बोर मैग्नेटन एक्चुअली में ना मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया, पहले ऑर्बिट में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक डायपोल मोमेंट, एटॉमिक डायपोल मोमेंट का मिनिमम वैल्यू भी होता है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो एल का वैल्यू यदि मैं देखो मैग्नीट्यूड यही तो था हमारे पास, तो एल का वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 0 पुट करा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट, ये ना थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ हमने नहीं किया है वैसे तो। ठीक है, कुछ गड़बड़ हमने नहीं किया है। इसको ना हम इसको यहाँ से ऐसे नहीं समझेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। तो देखो म्यू एल हमारे पास क्या था, म्यू एल जो है ना हमारे पास, अब म्यू एल हमारे पास जो है, 1 मिनट, तो देखो माइनस के जी एल वैक्टर फॉर्म में जब मैं लिख रहा हूँ ना इसको, तो मैं क्या लिखता हूँ, ई अपॉन में 2m एल वैक्टर आएगा। मैग्नीट्यूड लिखूँगा तो म्यू एल इज इक्वल टू जी एल ई अपॉन में 2m, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, एल, और एल को देखो मैं NH कट भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, बोर ने हमें बताया था ना, बोर मैग्नेटन क्यों बोलते हैं, बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H कट, है ना, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, जो एंगल L इज इक्वल टू NH होता है। तो देखो N का वैल्यू यदि मैं 1 लूँगा, है ना, तो N का वैल्यू 1 ले ले, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ई एच का टपोन में 2m आ जाएगा, और इसी को में हम क्या बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं। तो इस चीज़ का तुम्हें विशेषकर ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। तो पहले तो म्यू भी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल आ गया। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, तो डिफाइन भी वही उसी तरीके से क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया बात। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू भी है किसका, एटॉमिक डायपोल मोमेंट का, क्योंकि इनका वैल्यू 2 3 4 बढ़ाते जाओगे तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो हम बोर मैग्नेटन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन। समझ में आया। यहाँ पे पता नहीं है मैंने कैसे लिख दिया, ये गलत है, क्योंकि देखो यदि एल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो पूरा 0 आएगा, तो म्यू एल का वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 0 हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना, तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से नहीं समझ सकते, है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की नहीं बात कर रहे हैं हम, ऑर्बिटली वो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझेंगे। अब ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू 1 था ना, तो L 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, n का वैल्यू 0 था तो मेरे पास L 0 आ गया, L यानी मेरे पास s ऑर्बिट की बात हो रही है। ठीक है ना, आज तक आप अभी तक यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, पढ़ते रहेंगे। देखो ध्यान रखना, घबराना नहीं है, देखो मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना, उसको कवर कर लेना। आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होंगे तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको, उस चीज़ को आप भली भांति कर लोगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।